जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से संबंधित हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो चलिए हम बारी बारी से सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो आप इंग्लिश में भी याद करते चलेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसको आप नॉर्मल भाषा में याद कर सकते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब आप जानते हैं गिनती की संख्याएं कौन कौन होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार की संख्याएं गिनती की संख्याएं होती है, और इस प्रकार की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, गिनती की संख्याओं के संग्रह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब ये जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त हुआ है इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। एक चीज यहाँ पर और, प्राकृतिक संख्या के समूचे को n से प्रकट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, इसके समूचे को n से क्यों प्रकट किया जाता है, तो आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, n है। इसलिए n से प्राकृतिक संख्या के समूचे को प्रकट किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। आइए समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने से बना संख्याओं का नया संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। नहीं समझ में आया? आइए हम परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने से बना संख्याओं का नया संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा, तब इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया प्राकृतिक संख्या, और इसमें हमने 0 भी शामिल कर दिया। अब ये जो आपको संग्रह मिला है इसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे होल नंबर, पूर्ण संख्या का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, होल नंबर। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, W, और W से इसको सूचित किया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नया टॉपिक है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इंटीजर। आइए हम सीखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक वाली संख्याओं को शामिल करने से बना संख्याओं का नया संग्रह पूर्णांक कहलाता है। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक वाली संख्याओं को शामिल करने से बना संख्याओं का नया संग्रह पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब जो ये संख्याओं का संग्रह मिला है इसको कहा जाता है पूर्णांक। एक चीज और, पूर्णांक को Z से प्रकट किया जाता है। लो भैया, यहाँ पे पूर्णांक का इंग्लिश वर्ड होता है इंटीजर। इंटीजर का फर्स्ट लेटर है I, तो पूर्णांक को I से सूचित करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Z से सूचित किया जाता है। क्यों? तो देखिए, Z जो है ना, Z जर्मन भाषा के एक शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जेहलिन से ही एक मिलता जुलता शब्द है जहल, जिसका अर्थ होता है संख्या। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, Z जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेहलिन का अर्थ होता है गिनना, जहल का अर्थ होता है संख्या, गिनना, संख्या। अब बताइए ये सब क्या है, ये सभी के सभी संख्या ही तो है। इसीलिए यहाँ पर पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक को Z से सूचित क्यों किया जाता है।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे संख्याओं के इस संग्रह में, तो जीरो के इस साइड सभी के सभी धनात्मक है और जीरो के इस साइड सभी के सभी ऋणात्मक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूर्णांक दो तरह की हो जाती है। कितने तरह की? दो तरह की हो जाती है। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आएगा, तो जीरो के इस साइड कौन कौन है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक में, 1 2 3 4 ऐसे ये बढ़ते बढ़ते भैया जाएगा इंफिनिटी तक। तो इस प्रकार की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में। और ऋणात्मक में कौन आ जाएगा, तो -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 ऐसे ये बढ़ते बढ़ते जाएगा इंफिनिटी तक। तो इस प्रकार की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक में रखा जाता है। अब यहाँ पर जीरो क्या है, तो फ्रेंड्स जीरो को आप धनात्मक भी मान सकते हैं, ऋणात्मक भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ दोनों चीज लगा होता है। ठीक है, अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस में रखना चाहते हैं, धनात्मक पूर्णांक में या ऋणात्मक पूर्णांक में, क्योंकि इसके साथ माइनस भी होता है, इसके साथ प्लस भी होता है। ठीक है, तो आपके मानने के ऊपर है कि इसके साथ आप माइनस मानेंगे या प्लस मानेंगे। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए जहां इसकी माइनस की जरूरत पड़ती है तो माइनस ले लिया जाता है, जहां प्लस की जरूरत होती है तहां प्लस ले लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक को जेड से सूचित क्यों किया जाता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है रेशनल नंबर। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, परिमेय संख्या का इंग्लिश वर्ड होता है रेशनल नंबर। आप इंग्लिश भी याद करते चलेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल 0 हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। नहीं समझ में आया, आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो वैसी संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 5/7, 8/5 इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब किस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है, तो जिसे p/q के लघुत्तम रूप में लिखा जा सकता हो। लघुत्तम रूप क्या होता है, तो देखिए लघुत्तम रूप का मतलब होता है जिसे और छोटा नहीं किया जा सके, जिसे काट छांट के द्वारा और छोटा न कर सके, वो लघुत्तम रूप होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 7/21 ले लिया, तो इसको हम काट छांट कर छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 से कम 7, 7 3 21, तो यहाँ पे 1/3, तो 1/3 मिला है ना, ये हमारा लघुत्तम रूप है। अब हम इसे और छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो था ना, ये लघुत्तम रूप नहीं था, इसको हम काट छाट के द्वारा छोटा कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा लघुत्तम रूप नहीं है, ये है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। देखिए 7/21 भी p/q के रूप में है, तो इसलिए इसको भी परिमेय संख्या ही कहेंगे, लेकिन इसको तुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसको तुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है 1/3 के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए p और q क्या होगा, p और q पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक आप समझते हैं, इसका पहला टॉपिक हमारा पूर्णांक ही था, तो पूर्णांक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझते हैं पूर्णांक क्या होती है। और एक चीज यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा क्या है परिमेय संख्या का, यहाँ पे q के बराबर जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8/0 है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पे p/q के रूप में है, तो यहाँ पे q बराबर क्या है, 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि q के बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्राइटेरिया के रूप में है कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये क्या मिला है, 1/3 मिला है ना, तो यहाँ पे ये P/Q के रूप का है कि नहीं, तो Q बराबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, 0 के बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या का इंग्लिश वर्ड होता है रेशनल नंबर, ठीक है, क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, आर से इसको सूचित करना चाहिए था, लेकिन क्यू से सूचित किया जाता है, क्यों, तो देखिए क्यू जो है ना, क्यू अंग्रेजी शब्द क्यूसेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यूसेंट का एक और मतलब होता है भागफल, भागफल भी होता है क्यूसेंट का मतलब। तो यहाँ पर आपको भागफल में नहीं जाना है, क्यूसेंट का एक दूसरा अर्थ होता है हिस्सा, तो इससे हमारा मतलब है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है 3/4, तो इसका क्या मतलब है, 4 में 3 हिस्सा, 4 में 3 हिस्सा। यहाँ पे लिखा है 5/7, तो 7 में 5 हिस्सा। यहाँ पे लिखा है 8/5, तो 5 में 8 हिस्सा। तो यहाँ पे हिस्सा आ रहा है, भाग आ रहा है, तो इसीलिए ये जो है ना क्यू से परिमेय संख्या को सूचित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या को क्यू से सूचित क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने जितना सीखा उसके आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न लिया गया है, चलिए इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो चलिए पहला हम लोग कथन देखते हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल असत्य है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। अब असत्य कैसे है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बोला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों आप बताइए 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए 0 एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या है, इसमें 0 नहीं आता है। तो देख सकते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कथन बोला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है भाई, देख लीजिए 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला कथन। तो हमारा अगला कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य कैसे है, आप कोई भी पूर्णांक उठाकर देख लीजिए वो एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया -4, तो -4 क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक के साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है। कैसे, देखिए आप जानते हैं किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर 1 होता है, तो -4 के बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये आप बताइए P/Q के रूप का हुआ कि नहीं, साथ में Q बराबर 0 भी नहीं है, तो इसलिए -4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक तो है ही परिमेय संख्या भी है, ठीक है। अब इस तरह से 0 भी ले लीजिए, 0 क्या है, एक पूर्णांक है। अब 0 के बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये P/Q के रूप का हो गया। Q बराबर 0 भी नहीं है, तो इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। इस तरह से 5 ले लीजिए, 5 क्या है, एक पूर्णांक है, 5 के बट्टा में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो देखिए तो ये P/Q के रूप का हुआ कि नहीं, तो 5 क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। तो इस प्रकार से आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए वो पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल सत्य, ये सत्य है। चलिए उसके बाद देखिए अगला कथन। तो देखिए अगला कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। दोस्तों ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। असत्य कैसे है, देखिए आप कोई भी परिमेय संख्या उठाकर देख लीजिए, 3/4 मान लीजिए, 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है,
3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों ये एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए पूर्णांक में कौन कौन संख्या आती है? -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं आती है पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3/4 ये तो बट्टा में है, ये पूरा अंक कहाँ है? नहीं है। तो 3/4 P/Q के रूप में है, तो इसलिए ये तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। बोला कथन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? नहीं है भाई, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपके सामने इस तरह के अगर कथन दे दिया जाए तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वो असत्य है कि असत्य है, वो असत्य है कि सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि इन दो संख्याओं के बीच एक निश्चित परिमेय संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब कि यदि आपसे कहा जाए कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों को चलिए हम अभी की अभी सीखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के साथ सीखते हैं। देखिए उदाहरण क्या है? 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों को हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए पहला तरीका जानते हैं। तो देखिए पहले तरीका में क्या किया जाता है, जिन दो संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उन दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। ऐसा करने से जो संख्या मिलेगी वो उन संख्याओं के बीच की एक संख्या हो जाएगी। होगी कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किनके बीच? 2 और 3 के बीच। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5/2, 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.5 क्या है? 2 और 3 के बीच की एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 2.5 को हम 5.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच एक संख्या मिल गया, एक परिमेय संख्या 2.5। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 2.5। और भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा कैसे ज्ञात होगा? तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, यहाँ पे 2 है और ये है 2.5। तो अगर हम इनके बीच की एक संख्या निकालें तो जो संख्या मिलेगा वो भी तो 2 और 3 के बीच की ही एक संख्या होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो चलिए हम 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 + 2.5 और बट्टा में 2, ये होगा 4.5 और बट्टा में 2। इसको हम लिख सकते हैं 45 और बट्टा में 20। कटा दीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20। तो मिलेगा क्या? 9/4। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि कितना आया है? 9/4 आया है। अब आप बताइए कि 9/4 इन दोनों संख्याओं के बीच की एक संख्या हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। यहाँ पे 5/2 और 9/4 और भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाले तो जो संख्या आएगा वो भी तो 2 और 3 के बीच की ही एक संख्या होगी। होगी कि नहीं? तो चलिए हम इनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अब उन दोनों को जोड़ेंगे, तो 2.5 और +3 बट्टा में 2। चलिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5.5 आ जाएगा और बट्टा में 2। इसको हम लिख सकते हैं 55 बट्टा में 2। कटा दीजिए, 55 बट्टा में 20। कटा दीजिए, यहाँ पे 11 × 5 = 55 और यहाँ पे 5 × 4 = 20। तो 11 बट्टा में 5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए 5 × 4 = 20 होगा ना, तो यहाँ पे 4 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए तो 11/4 मिल गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या हमें क्या मिला है? 11/4 मिला है। ठीक है,
अब आप बताइए 11/4 2 और 3 के बीच की एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया 2 और 3 के बीच। और भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चौथा ज्ञात करते हैं। चौथा कैसे ज्ञात होगा बताइए? तो यहाँ पे चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9/4 है। तो अगर हम इनके बीच की संख्या निकालें तो क्या आएगा? जो संख्या हमें मिलेगा वो भी तो 2 और 3 के बीच की ही एक संख्या होगी ना। तो चलिए हम इनके बीच की एक संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे इसको, 2 + 9/4 और 2 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 दूना 8 और 9 17, 17/4 और बट्टा में क्या है 2। इसको हम लिख सकते हैं 17/4 और गुणे 1/2। ये आएगा 17 एकम 17 और 4 दूना 8। तो 17/8 यहाँ पे मिल गया इनके बीच की संख्या। 17/8 इनके बीच की संख्या मिल गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17/8 क्या है? इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया 2 और 3 के बीच। और भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि छठा परिमेय संख्या ज्ञात करें तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, इनके बीच की संख्या निकालिए तो जो आएगा वो 2 और 3 के बीच की ही एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। सातवां भी ज्ञात कर सकते हैं, इनके बीच ज्ञात कर लीजिए। आठवां भी ज्ञात कर सकते हैं, इनके बीच आप ज्ञात कर लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए 4 को पूछा था तो हम लोगों ने 4 को ज्ञात कर लिया। अगर 5 पूछता तो 5 भी ज्ञात कर लेते, 6 पूछता तो 6 भी ज्ञात कर लेते, 7 पूछता तो 7 भी ज्ञात हो जाता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 पूछा है तो 4 तक ही आपको ज्ञात करके छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि इसमें 5वां भी ज्ञात कर सकते हैं, छठा भी ज्ञात कर सकते हैं, 7वां भी ज्ञात कर सकते हैं, 8वां भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच। मेरा मतलब यही है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इस कथन को याद रखेंगे आप, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस कथन को आप याद रखेंगे कि नहीं, दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 और 3 के बीच हम लोगों ने 4 परिमेय संख्या ज्ञात किया। और भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं, 5वां ज्ञात कर सकते हैं, छठा ज्ञात कर सकते हैं, 7वां ज्ञात कर सकते हैं, 8वां ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक इसमें परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कथन को आपको याद रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरा तरीका जानते हैं। देखिए दूसरे तरीका में आपको क्या करना होता है, दूसरे तरीका में आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना होता है, ठीक है। देखिए पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, पहले स्टेप में जिन दो संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उस संख्या के हर को बराबर करना है पहले स्टेप में। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए 2 और 3 के हर को बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को क्या ले सकते हैं, 2/1 और 3 को क्या ले सकते हैं, 3/1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका भी हर 1 है और इसका भी हर 1 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है इसके हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता तो आपको बराबर करने की जरूरत होती, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर जो संख्या मिलेगा उससे ऊपर और नीचे, कहने का मतलब अंश और हर में गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या हमें ज्ञात करनी है ना, 4 परिमेय संख्या। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। अब इस 5 से अंश और हर में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 5/5 और यहाँ पर भी 5/5। क्या होगा ये, 5 दूना 10 और 5 एकम 5।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें किन के बीच ज्ञात करना है, 2 और 3 के बीच में ज्ञात करना है ना। 2 और 3 के बीच में हमें ज्ञात करना है परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या? 4 परिमेय संख्या। अब यहाँ पे बताइए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 10/5। 10/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? देखिए 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा, तो ये दोनों बराबर है। 3 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 को हम लिख सकते हैं 15/5। यहाँ पे 15/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आएगा, तो हम 3 को 15/5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 2 और 3 के बीच की 4 परिमेय संख्या है, तो काफी आसान है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हर है ना, हर को सेम रखते हुए अंश में एक एक जोड़ते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक जोड़ेंगे तो 11/5 हो जाएगा। हर आपका सेम रहेगा, अंश बढ़ते जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 13/5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 14/5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। देखिए 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5 हो गया कि नहीं? यहाँ पे 4। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 2 और 3 के बीच तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निम्न है। तो पहला क्या है? 11/5 है। दूसरा क्या है? 12/5 है। तीसरा क्या है? 13/5 है। और चौथा क्या है? 14/5 है। ठीक है। तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो फ्रेंड्स ये तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीका को आप लोग अपनाइएगा। ठीक है। ये तरीका बहुत ही आसान है। क्या करना था इसमें? बस 2 ही स्टेप फॉलो करना था। सबसे पहले आपको क्या करना था? जिन 2 संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उन दोनों के हर आपको बराबर करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के हर बराबर यहाँ पे ऑलरेडी है। देखिए 2/1 और 3/1, तो 1 1 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? जितना आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उतना में 1 जोड़िए और जो संख्या मिलेगा उससे अंश और हर में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 4 में यहाँ पे 1 हमने जोड़ दिया। कितना आया? 5। अब इस 5 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 5/5, यहाँ पर भी 5/5। ठीक है, गुना करिए। देखिए गुना कर दिया हमने। तो यहाँ पे 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, यहाँ पर गुना करेंगे तो 15, यहाँ पे गुना करेंगे तो 5। तो ये हमें भिन्न मिला। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना था? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना था ना। तो यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 10/5 और 3 को लिख सकते हैं 15/5। अब इनके बीच में आपको बस बढ़ाते जाना है अंश वाली संख्या को और हर को सेम रखना है, बस आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरे तरीका से हल किया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।